मैं उदास से पाता हूँ कई दिन से, न जाने कौन से सपने उठा रही हो। वो शोखियाँ, वो तबस्सुम, वो कायफे ना रहे, हर एक चीज को हसरत से देखती हो। छुपा छुपा के खामोशी में अपनी बेचैनी खुद अपने राज की तशरीह बन गई। ख़वातीन व हज़रात, कहकशां के सितारों की महफिल में आज दो बहुत ही प्रॉमिसिंग सितारे हमारे साथ हैं। सिडनी ऑस्ट्रेलिया से तौफीक शेख और दिल्ली से शमीर। इन दोनों के बारे में तफसील से इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। मुख्तसर तौर पर यह कि हम तीनों को एक कॉमन शौक बहुत मजबूत बॉन्ड से जोड़ता है, वो है थिएटर का शौक। इन दोनों लोगों ने थिएटर में अपना अपना मुनफरद मकाम बनाया है, अपनी मेहनत से, अपने शौक से। रेडियो, थिएटर एंड फिल्म्स सराउंड Tawfiq's life, fueling his passion for storytelling. Tawfiq made his television debut when he was just 9. और शमीर ने एएमयू में अपना थिएटर की शुरुआत की, बहुत सारे अवार्ड्स जीते, फिर दिल्ली में थिएटर किया और उसके बाद अपना ग्रुप फॉर्म किया और अब इसी बैनर से परफॉर्म करते हैं। तो शमीर और तौफीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शुक्रिया मुझे। शमीर, आपसे शुरुआत करते हैं। स्टेज का शौक कब से और कैसे हुआ, और अपनी तालीमी सफर के बारे में और थिएटर के सफर के बारे में आप बताइए। जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे भाई आज की गुफ्तगू में शामिल करने के लिए। तो मास्टर्स तक की मेरी तालीम एएमयू से ही है, और जब मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया तो जैसे और दोस्त कर रहे थे, हमने भी जेईसी के ग्रुप की मेंबरशिप ले ली। उनमें से एक ग्रुप यूनिवर्सिटी ड्रामा क्लब भी था। तो कुछ वक्त तो बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन उस साल के आखिर में ड्रामा क्लब का एनुअल फंक्शन हुआ, जिसमें हमने जमा भाई को परफॉर्म करते देखा, जो उस वक्त दिल्ली से आए थे। जमा हबीब। और उन्होंने जमा हबीब और उन्होंने 2 प्लेस किए, एक था जनता एक्सप्रेस और एक था चड्डी पहन के फूल खिलाए। इन 2 प्रोडक्शन से मैं बहुत इम्प्रेस हुआ और मुझे समझ में आया कि दरअसल थिएटर में क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ आप कर सकते हैं। और ये मेरे ख्याल से एक तरह की हम लोगों के लिए, जिन्होंने फर्स्ट ईयर में ज्वाइन किया था, उनके लिए एक मास्टर क्लास की तरह थी। बहुत ही खूब वो एक्सपीरियंस रहा। और उस इवेंट पे हमने भी एक प्ले में परफॉर्म किया, बहुत मजा आया वो परफॉर्म करने के बाद। तो उसके बाद हम लोग जो इत्तेफाक से ड्रामा क्लब पहुंच गए थे, इसके बाद सबसे रेगुलर मेंबर्स में तब्दील हो गए। फिर अलीगढ़ में काफी प्लेस करे, अरमान भाई, अनवर रफीक साहब, शिरानी भाई के डायरेक्शन में काफी कुछ सीखने को भी मिला। और हम लोग वही, जैसे कि अक्सर हम लोग वहाँ से एएमयू से जाते हैं नॉर्थ जोन और नेशनल यूथ फेस्टिवल तक गए, बल्कि वहाँ जीते भी। जफर ने वो टीम भी करी थी, जफर खान। तो उसके बाद कुछ बीच में कुछ वक्फा रहा, और अब 2011 से मैं दिल्ली में थोड़ा बहुत थिएटर कर रहा हूँ। और पिछले कुछ सालों में मुझे मौका मिला है कुछ लीड कैरेक्टर्स प्ले करने का, जैसे दारा शिको, फैज अहमद फैज, कालिदास, इमरोज। और इनमें से ज़्यादातर प्लेस जो हैं वो दानिश इकबाल साहब ने लिखे हैं। कुछ इसमें से सत्यू साहब ने डायरेक्ट करे हैं, कुछ कोहली साहब ने डायरेक्ट करे हैं, और प्रोडक्शन ज़्यादातर इम्प्रेस एशिया के रहे हैं। पिछले कुछ सालों में हमने अपना एक छोटा सा ग्रुप भी बना लिया है, जिसका नाम टीम रास्ता रखा है। और इसमें अभी हमारे 3 एक्टिव प्रोडक्शंस हैं, जिनमें से एक है वो अफसाना, जो साहिल लुधियानवी के ऊपर है और उसमें मैं साहिल प्ले करता हूँ। एक है चंद किस्से, जो दास्तान गोई के अंदाज में हम लोग करते हैं, और एक चेक एंड मेट कॉमेडी है।
तो ये कुछ है जो अभी तक हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ग्रेट ग्रेट। अब मैं बताऊं आपको कि साहिर का आपने जिक्र किया तो मैं जहन में साहिर की तस्वीर आई तो मुझे लगा कि भाई बड़ी जबरदस्त मुशाबहत भी है आपकी साहिर लुधियानवी के साथ, तो बड़ा जबरदस्त आप उस रोल में फिट होते होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोफाइल शमीर आपका। एंड नाउ वी मूव ऑन टू तौफीक। तौफीक, आपको थिएटर का शौक कब हुआ, कैसे हुआ, एएमयू कब गए, ऑस्ट्रेलिया कब गए, और ऑस्ट्रेलिया में टीवी की दुनिया में अपना मकाम आपने कैसे बनाया? शुक्रिया मुजीब भाई। मुकाम तो खैर अभी बना नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस है, लेकिन मेरी 3 ऐसी मेमोरीज हैं जिनको मैं अक्सर जो है रिकॉल करता हूँ जब इस तरह का मुझसे सवाल पूछा जाता है। पहले तो उस 4 साल की बच्चे की है जो टीवी पे नसीरुद्दीन शाह को देखता था और कहता था कि मुझे ये बनना है, क्योंकि उसने देख लिया था कि हीरो हीरा लाल का वो सीन जिसमें फटा पोस्टर निकला हीरो बन के बोल के जो है नसीरुद्दीन शाह बाहर निकलता है। तो वो 4 साल के बच्चे ने डिसाइड कर लिया था कि बॉस लाइफ में तो यही करना है। और फिर अ, जब तक समझ में आया कि दुनिया में आटे दाल दाल जो है वो खरीदने पड़ते हैं, वो ऐसे ही अम्मी अब्बा की तरफ से पूरी जिंदगी नहीं मिलने वाले, तो अम्मी अब्बा ने जो है बिल्कुल डंडा करके बोला कि ये बम्बई में रहा तो ये बिगड़ जाएगा, इसको दौड़ाओ अलीगढ़। हम्म, तो लिटिल डिड दे नो कि जो कीड़ा वहां पे नसीरुद्दीन शाह साहब को लगा था, उन्हें भी नहीं पता था शायद उस वक्त कि वो हमारे सीनियर रह चुके हैं एएमयू के। अच्छा। और कैनेडी जैसी जो है एक जगह अलीगढ़ में मौजूद है, और शायद वो उस चीज से वाकिफ नहीं थे, शायद वाकिफ भी थे, उन्हें लगा था कि शायद वो ननिहाल का बफर रहेगा तो शायद मैं ऐसी बुरी आदतों से दूर रहूंगा। पर हम्म, किस्मत ये कि क्लास में अटेंडेंस अगर कभी कम होती थी तो वो टीचर इस वजह से बजा देते थे कि यार चलो लड़का नौटंकी करता है, इसके सही साथ तो सिंपैथी बनती है। तो सही बात। वो सिंपैथी के मारे जो है वो कैनेडी ने बचा लिया, कैनेडी की रूह ने बचा लिया। और वो जो कीड़ा बचपन में जन्मा था वो फिर 15-16 साल की उम्र में जो है अपने उरूज पे आ चुका था। इस हद तक कि जब मैं अलीगढ़ में पहुंचा था तो मुझे इस चीज से बताया गया था कि यू हैव टू पे योर ड्यूज बिफोर यू गेट योर अपॉर्चुनिटीज। हम्म, पर मेरी ये खुशकिस्मती ये समझ लें कि मेरे सीनियर्स ने उस वक्त मुझ पर इतना भरोसा किया कि मैं +2 में ही था, मेरे ख्याल से 18 साल मेरे पूरे भी नहीं हुए थे, और मैं एक स्क्रिप्ट लेकर गया एक सीनियर के पास, फराज हैदर भाई उस वक्त अल्लामा इकबाल में ही रहते थे, मैं भी अल्लामा इकबाल में था, हम्म, B200 कमरा है मेरा। हम्म, तो उनके पास गया कि भाई ये स्क्रिप्ट है बहुत प्यारी है, इसको आप कर लें इस बार ensemble में। हम्म। और उस वक्त सही से प्रोनाउंसिएशन भी नहीं थे पता थी ensemble की, हम अभी भी दिल में अभी भी ensemble ही आता है, नहीं, हम ensemble तो नहीं कहते। हम तो अभी भी, अभी तुमने सही कराया, वरना हम तो एंसेम्बल ही कहते हैं उसको। हमारे पास तो उसकी उसकी ट्रॉफीज भी हैं। वो 1989 की। जी। तो हम्म, उसी वक्त मैंने जो है फराज भाई से कहा कि फराज भाई ये बहुत बढ़िया प्ले है, ये इसको कर ले। तब तक फराज भाई जो है वो MM हॉल जा चुके थे, तो उन्होंने कहा तू कर ले। तो मैंने कहा अरे मुझे इसमें एक्टिंग करनी है, मुझे ये वाला रोल बड़ा पसंद है। तो बोले नहीं नहीं डायरेक्ट कर। अच्छा। तो जी, तो 17 साल की उम्र थी, तो उन्होंने उससे पहले जो है मैं सर जियाउद्दीन सॉरी VM हॉल में जो है वो एनुअल फंक्शन हो रहा था, तो वहां पे अमजद भाई थे जो मोटे डांस कर करके एक गाना गा रहे थे स्टेज पर। और मैं क्योंकि बॉम्बे से हूँ तो वो गाना सुन के जो है मटकने लगा, तो उन्होंने पकड़ लिया ऑडियंस में, इसको ऊपर बुलाओ। तो उन्होंने बड़ा नचवाया उस दिन। तो और उसके अच्छा। बाद फिर उन्हें फराज भाई से मुलाकात करवाई, उस वक्त टोबा टेक सिंह कर रहे थे फराज साहब जो है मंटू साहब का। हाँ। तो उन्होंने कहा कि आ जाओ कर लो। पहले उन्होंने वकील का रोल दिया, फिर वकील का जो ओरिजिनली जो सीनियर कर रहे थे वो आ गए, तो फिर वो वकील से कमिश्नर वाला रोल हो गया। और फिर हम्म, जब कमिश्नर साहब भी आ गए तो पता चला कि उन्होंने एक अच्छा छोटा सा रोल बनाया हवलदार का, कमिश्नर के बगल में खड़े रहने वाला। हम्म, तो वो आखिरी 5 मिनट में जो है वो स्टेज पे जाता है बस कैदियों को लेके आने के लिए, और उसी के बाद जो है कर्टन कॉल आ जाता है। वो हम्म, आखिरी 5 मिनट जब मैं स्टेज पे गया और वो जब 1400 लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट आई कान में, हम्म, वो मुझे पता था कि ये झूठ है और ये झूठ मुझसे कह रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को कन्विंस कर लिया था कि ये तालियां मेरे लिए है, क्योंकि मैं आखिरी 5 मिनट में उस स्टेज पे गया था। और वो याद थी। और उसके बाद फराज भाई के साथ मैं जुड़ा रहा, उन्होंने फिर मुझे जब तक मैं 12th में आया तो उन्होंने वो प्ले डायरेक्ट करने का मौका दिया। तो जैसे ही मैंने वो डायरेक्ट किया तो उस वक्त
एंसेम्बल में मैं जो हूँ उस वक्त फर्स्ट आया हमारी, यानी अल्लामा इकबाल वाज द फर्स्ट टाइम कभी उन्होंने जो है एंसेम्बल जीता था। तो उस वक्त हमने वो प्ले किया था, कुछ मोनो एक्ट्स किए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज माय फर्स्ट पीक। और फिर लाइफ गॉट इन द वे, ऑस्ट्रेलिया आ गया था मैं होटल मैनेजमेंट करने के बाद। और फिर 2018 में कुछ इस तरह से जो है वाकये बने कि आई हैड नो चॉइस बट टू जो कम बैक टू थिएटर। और उसी वक्त से जो है प्रोफेशनली फिर मैंने सोचा कि इसको ज्वाइन किया जाए, कब तक इस चीज से दूर भागे कि तो अब ये यहाँ पे यही जिंदगी है, यही कर रहे हैं। बहुत बहुत दिलचस्प और बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है जिगर। और ये कि उस वक्त ये कौन कोऑर्डिनेटर कौन थे जब आप कर रहे थे अलीगढ़ में? आरिफ रिजवी साहब कोऑर्डिनेटर थे, और मतीउर रहमान साहब जो हैं, जो इंग्लिश फैकल्टी में भी हैं और लिंग्विस्टिक्स भी पढ़ाते थे। तो उन्होंने बहुत शुरुआत में मुझे आइडेंटिफाई किया था, और उन्होंने फराज भाई से ताकीद करी थी कि इसको आसपास रखना। और मुझे याद है जब वतन की पुकार हमने एक प्ले किया था, और जब मेरा लास्ट सीन हुआ था, ही वॉज द जज एंड इट वॉज आउट ऑफ प्रोटोकॉल, लेकिन वो अपनी सीट छोड़कर जो है स्टेज पर आए और उन्होंने बैक स्टेज मुझे गले लगाया। वो ट्रॉफी है, और वही आज तक की मेरी सबसे नायाब ट्रॉफी है। बहुत जबरदस्त। आरिफ भाई से खैर हम लोग भी बड़े उनसे वाकफियत थी, और उनका जो पैशन था फाइन आर्ट्स को लेकर के बहुत बहुत जबरदस्त था। वो बहुत वक्त अपना जो है वो जीसी में गुजारते थे। उस वक्त तो जीसी होता था, आप लोगों के जमाने में शायद सीसी हो गया था वो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रहने तक जो है वो जीईसी था। तो अब जब मैं अपने फूफीजाद भाई वगैरह जो वहाँ पढ़ रहे हैं उनके पास जाता हूँ, तो बड़ा उनको गलियाता हूँ कि तुमने ये जो है होने कैसे दिया। हाँ, वो जबान पे वही चढ़ा हुआ है, जीसी जी ही चढ़ा हुआ है, और वो ज्यादा अच्छा साउंड करता है कंपेयर टू सीईसी। बिल्कुल तो बिल्कुल। हाँ। अच्छा, थिएटर के ताल्लुक से शमीर एक सवाल है आपसे कि क्या सिर्फ थिएटर करके एक डिसेंट लिविंग, एक डिसेंट जिंदगी गुजारी जा सकती है आज हिंदुस्तान में? देखिए, मुझे लगता है सिर्फ थिएटर से एसोसिएट होकर अगर आप रहना चाहें तो मुश्किल ज़रूर है। लेकिन अगर आप दिल्ली या मुंबई जैसे किसी शहर में हैं जहाँ थोड़ी बहुत थिएटर की ऑडियंस है, तो आप शायद कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। अगर मैं अलीगढ़ से ही निकले हुए कुछ लोगों का जिक्र करूं, तो दिल्ली में जिस तरह सईद आलम साहब जिस तरीके से थिएटर कंडक्ट करते हैं, जिस तरीके, दैट इज सिंपली आउटस्टैंडिंग आई थिंक। या मुंबई में इमरान है, इमरान रशीद, यासिर इफ्तिखार, ये लोग जिस तरीके से अपने आप को एंगेज करें हैं, वो बहुत इंस्पायर है। मतलब अभी इमरान के जब शोज होते हैं तो पृथ्वी में बैक टू बैक शोज उसके सोल्ड आउट होते हैं, तो बहुत खुशी होती है देखकर। तो अब आई थिंक ऑफ कोर्स टाइम है लगा है, इसने अपने आप को इतना अच्छा एस्टैब्लिश किया है, बट अब उसके शोज बैक टू बैक चलते हैं। आई थिंक हर महीने ही उसके शोज रहते हैं, और ज्यादातर शोज जो होते हैं वो सोल्ड आउट रहते हैं। अच्छा, तो मतलब अब इस दौर में थिएटर इतना पेइंग है कि उसकी बेसिस के ऊपर आई थिंक रिलेटिवली, मतलब अगर आप उस लेवल तक मुझे लगता है कर पा रहे हैं, मगर हर कोई नहीं कर पाता है। मतलब जिस तरह से मिसाल के तौर पर अगर दिल्ली में आप देखें, जिस तरह से सईद भाई कर पाते हैं, मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग कर पाते हैं जो सिर्फ थिएटर को। लेकिन हाँ, सईद भाई ने जिस तरीके से थिएटर किया है, या जिनको मतलब जैसे दिल्ली में जिस तरह हम देखते हैं उनके शोज बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड और बहुत अच्छी कास्ट को लेके अलग अलग फ्लेवर के, उनकी अपनी एक ऑडियंस है, और वो काफी अच्छे से वर्कआउट करते हैं। मतलब पूरा अपना शो जिस तरीके से उनकी पूरी शो के बारे में जिस तरह से वो पूरा अप्रोच करते हैं, तो मगर उस तरह से बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो शायद तभी आप कुछ एक सर्टेन लेवल तक पहुंच सकते हैं अगर आप उसे कायदे से या उस तरीके से करते हैं तो। अच्छा, सईद आलम साहब से याद आया कि मेरा ख्याल है गलती हो गई, सईद आलम को भी इसमें जोड़ना चाहिए था प्रोग्राम में, इसलिए कि उनकी 2 परफॉर्मेंसेस वो यहाँ पे कुवैत में भी दे चुके हैं, गालिब इन दिल्ली, और एक और उन्होंने, अच्छा उसमें ये बिल्कुल सही बात की कि वो इतना बढ़िया मैनेज करते हैं। असल मसला ये है कि थिएटर की जो कास्ट होती है इसकी मोबिलिटी बड़ी रेस्ट्रिक्टेड होती है। अब आप एक शहर से दूसरे शहर में लेकर के पूरा ताम तमूड़ा, फिर वहां पे सेट लगाना और ये सब करना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो डेफिनेटली सईद आलम साहब इज डूइंग वेरी वेल। तो अच्छा, इसी से एसोसिएटेड एक सवाल मेरा ये भी है कि जैसे नसीर साहब हैं, अनुपम खेर हैं, नीना गुप्ता हैं, और
बहुत सारे नाम हैं जो कि बहुत ही कमर्शियली सक्सेसफुल एक्टर्स हैं और बड़े दिग्गज हैं अपनी फील्ड के। ये लोग तमाम उम्र थिएटर के साथ जुड़े रहे, लेकिन इसके बावजूद के बहुत बड़े बड़े नाम थिएटर से जुड़े हुए हैं, थिएटर की ऑडियंस जो है वो बढ़ नहीं रही है। तो उसकी उसकी क्या आप वजह मानते हैं? जी, देखिए मुझे ये लगता है, मुझे भाई आई मीन मुझे जितना कुछ मैंने थोड़ा बहुत देखा है, तो जहाँ तक बड़े नाम हैं, नसीरुद्दीन शाह साहब हो गए या अनुपम खेर हो गए, या जितने भी बड़े नाम आप देख लीजिए, तो उनके नाम पे ज़रूर एक ऑडियंस आपको मिलती है, राइट। और वो बहुत आसान हो जाता है जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उनके लिए, कहीं भी आप जाइए। जैसे मुझे एक मौका मिला था टॉम साहब के साथ काम करने का, तो उनके नाम से ही बहुत सारे लोग आ गए थे, मतलब ट्रू। लेकिन बाकी जहाँ तक और कुछ, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग और कोई शो बनाते हैं या करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको ऑडियंस शो के लिए ऑडियंस को बिल्ड करना पड़ता है, मतलब शो को बिल्ड करना पड़ता है। आजकल जितनी आसानी से कंटेंट अवेलेबल है आपके पास, तो हम्म। आपको ऑडियंस तक लगता है रीच आउट करना पड़ता है, आपको एक तरीके से प्रमोशन प्लान करना पड़ता है, आपको एंगेज करना पड़ता है, आपको मतलब ग्रुप्स को रीच आउट करना पड़ता है, सोशल मीडिया को रीच आउट करना पड़ता है। तो अगर आप सही से बिल्ड करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छी ऑडियंस मिले। वरना हम्म। अगर अच्छा प्रोडक्शन भी है और आप शायद सही से उसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, तो तब भी आपको ऑडियंस को इतनी ना मिले। जैसे मिसाल के तौर पे आजकल एक्टिवली हम ये वो अफसाना जो प्ले है साहिर साहब के ऊपर, ये हम्म। प्ले कर रहे हैं, तो इस प्ले का जब जहाँ भी ये प्ले करते हैं, तो हम लोकली वहाँ पे जो भी लोग, अब हर जगह ग्रुप्स होते हैं जो आमतौर से लोग मिलते हैं या कोई कॉमन इंटरेस्ट पे बात करते हैं, तो साहिर साहब को लेके या पोइट्री को लेके बहुत सारे ग्रुप्स को हम रीच आउट करते हैं, और हम्म। हम कोशिश करते हैं कि लोग प्ले तक आए, इवन चाहे हमें पासेस देने पड़े या हम कोई कॉन्टेस्ट चला दें, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि एटलीस्ट जो चीज़ आप कर रहे हैं वो सही ऑडियंस तक जरूर पहुंचे। बाकी लोग हम्म। भी ऑफ कोर्स आते हैं, लेकिन हाँ, जिनके लिए आप कोई चीज़ बना रहे हैं, अगर वहां तक आप पहुंच जाते हैं, तो मुझे लगता है कि एक डिसेंट टर्नआउट आप उम्मीद कर सकते हैं। हाँ, वही वाली बात हो गई ना कि देखिए, नसीर को देखने की, जब नसीर का नाम एसोसिएट होता है किसी थिएटर परफॉर्मेंस के साथ या अनुपम खेर का होता है, तो पब्लिक आती है देखने के लिए, क्योंकि ये लोग अपना ऑलरेडी फिल्म से नाम बना बड़ा किए हुए हैं। तो खाली थिएटर, मुझे याद आया कि हम लोग अपने बचपन में नाम सुना करते थे मनोहर सिंह का, जो एनएसडी के थे, बहुत स्टॉलवर्ट, एक बड़े पिलर थे मनोहर सिंह। और वो, जब तक उनको एक जिद थी कि साहब मैं फिल्में जो है वो नहीं करूंगा, या एनएसडी के डायरेक्टर थे मोहन महर्षि, तो वो भी जो है वो फिल्मों को आखिर तक रेजिस्ट करते रहे, या टेलीविजन को आखिर तक रेजिस्ट करते रहे। लेकिन इवेंचुअली रिकग्निशन उन्हें मिला जब उन्होंने, मनोहर सिंह ने टेलीविजन सीरियल्स किए, फिल्में करी, और फिर उसके बाद उनको उनकी थिएटर की ऑडियंस मिली। तो मेरा ख्याल ये है कि अभी तक थिएटर के साथ वो इंसाफ नहीं हो पाया है जो वो डिजर्व करता है। खैर, शमीर, एक सवाल और मेरे जहन में इसी से मिलता जुलता है कि हिंदुस्तान में थिएटर का एक बड़ा रिच बैकग्राउंड है। टीवी से पहले गांवों में, कस्बों में नौटंकी शैली में और नुक्कड़ नाटक खेले जाते थे। अब सिर्फ बड़े शहरों में थिएटर रह गया है। तो हमने अपनी इतनी रिच हेरिटेज क्यों खो दी? और बॉम्बे में भी आप देखिए कि साहब वो ले दे करके, या तो वही मोटली ग्रुप है नसीर साहब का, पृथ्वी थिएटर भी सुना है मैंने, शायद बिक गया है, वो बेच दिया है उन्होंने, या नहीं, आई एम नॉट श्योर। वो रिवाइव हो रहा है अब। अच्छा, बट नथिंग कंपेयर टू ब्रॉडवे। यानी जी। इतना 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 बड़ा शहर और इतना, यानी इतने कंसंट्रेटेड एक्टर्स जो बॉम्बे में हैं, वो भी थिएटर के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं। सो व्हाट डू यू थिंक? जी, मुझे लगता है कि वक्त के साथ जो दूसरे मीडियम हैं, वो लोगों को ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज दे पा रहे हैं, और बेहतर लाइफ अफोर्ड करने का, बेहतर तौर से जीने का एक मौका दे पा रहे हैं। तो और वो साथ साथ डेवलप भी होते गए, जैसे आपने खुद कहा टीवी से पहले बहुत कुछ हुआ करता था, तो वो आई थिंक एक प्रोग्रेशन है। और अगर आप देखें तो जैसे फिल्में हैं या टेलीविजन है, अब तो ओटीटी भी आ गया। तो जिस प्रोफेशन में आपको ज़्यादा बेहतर पोटेंशियल दिखेगा, अर्निंग पोटेंशियल, जाहिर है ज़्यादा लोग वहाँ का रुख करेंगे और इवेंचुअली बेहतर क्वालिटी और बेहतर कंटेंट आपको मिलेगा।
मिसाल के तौर पे आप अगर पहले का वक्त देख लीजिए तो रेडियो बहुत ऊंच पे रहा जब टेलीविजन नहीं था, फिर टेलीविजन आया। मगर आप उससे भी अगर पहले जाएं, जमाने में दास्तान गोई कितनी पॉपुलर थी। अब जो आखिरी दास्तान गो थे मीर बाकर, वो तब तक रहे जब तक बाकी चीजें सामने नहीं आई आपके सामने, फिल्में नहीं आई आपके सामने, रेडियो नहीं आया, तब तक लोग उनको सुनने जाया करते थे, बाकायदा दास्तान गोई हुआ करती थी। मगर अब खैर वो अलग बात है कि वो दोबारा से रिवाइव करी गई, रिवाइव हो अभी रही भी बहुत बिल्कुल, अभी भी बहुत खूबसूरत। मगर हाँ, जो बाकी चीजें सामने आई वो जरूर रिप्लेस करती चली गई। तो इसको मुझे लगता है कि इकोनॉमिकली वायबल होना पड़ेगा। अगर थिएटर में भी उसी तरीके का पैसा मिलेगा, लोगों को उसी तरीके की लाइफस्टाइल अफोर्ड कर पाएंगे तो क्यों नहीं होगा। मगर हाँ, आपने सही कहा कि आप वो लेवल और ब्रॉडवे का लेवल आपको नहीं दिखता है। तो एक थिएटर ऑफ यहाँ गुड़गांव में जो एक किंगडम ऑफ ड्रीम्स करके आई थिंक उन्होंने कोशिश करी है, मगर वो उस तरह की शायद मिसाल बहुत कम है उस लेवल पे काम कर रहे हैं। राइट। हाँ, दास्तान गोई जैसे रिवाइव हुई है अभी रिसेंट इयर्स में, और बहुत उसकी एडवांटेज ये है कि भाई एक या दो कैरेक्टर्स हैं आपके, कोई सेट नहीं दरकार है, उसमें आप खाली माइक्रोफोन लेकर के आपने 2-2.5 घंटे की परफॉर्मेंस दे दी और पब्लिक जो है वो सिर्फ आपके उस मुकालमे को एंजॉय कर रही है। तो थिएटर के साथ अनफॉर्चुनेटली ये है कि भाई कास्ट तो आपको चाहिए ही और सेट भी चाहिए। तो शमीर, अभी आपको क्या लगता है कि व्हाट इज योर फोर्टे, आपको कौन से रोल्स करने पसंद हैं? साहिर का तो मैंने देखा ही है कि भाई साहिर के साथ मुझे तब साहिर नजर आ रहे हैं आपके अंदर और यानी आपका जो एक ड्रीम रोल है, हैज इट हैपेंड या येट टू कम? मुझे देखिए, मुझे तो दरअसल थिएटर की पूरी जितनी एक्टिविटी होती है सभी में मजा आता है। तो मुझे करने में मजा आता है, मुझे उसको प्लान जब हम लोग करते हैं, ब्लॉकिंग करते हैं, या जब हम उसका पूरा शो प्लान करते हैं उसमें ही मजा आता है। तो मैं तो पूरा प्रोसेस एंजॉय करता हूँ। और उसमें जाहिर है हर चीज का अलग मजा है। अगर आप डायरेक्शन कर रहे हैं तो आपको अलग मजा है। सबसे ज्यादा मजा जो है वो रिहर्सल्स में आता है, जब वो दैट फन कैन नेवर रिप्लेस एनीथिंग। जी, तो वो और मजा जब आप परफॉर्म करते हैं ऑफ कोर्स, और उसके बाद जैसे आई थिंक तौफीक ने कहा कि वो जैसे कट एंड कॉल होती है, या उसके बाद जब आप लोगों से मिलते हैं, तो वो जो शायद एक हाई आपको देता है, वही आई थिंक कीप्स गोइंग एक्चुअली। तो वरना तो आप तो थिएटर का तो पूरा का पूरा जितना पूरा आपका प्रोसेस है, पूरा ही मुझे बहुत पसंद है। सही बात है। जहाँ तक रोल, तो मुझे वैसे कुछ ऐसा इत्तेफाक रहा है कि इधर मैंने ऐसे रोल बहुत करे जैसे जो पोएट्स के ऊपर हैं, जैसे फैज साहब का मैंने रोल किया, अभी साहिर का है। तो ये रोल्स में मजा आता है क्योंकि इसमें शायरी का एक वो रहता है, तो वो मतलब वो मुझे पसंद है, शायरी और उस तरह की चीजें पढ़ना, तो वो मैं ज्यादा एंजॉय करता हूँ। तो अभी तो फिलहाल साहिर पे आजकल ज्यादा फोकस है क्योंकि उनके 100 साल अभी पूरे हुए हैं। वो बहुत चर्चा में रहे उनका, और अमृता प्रीतम वाला जो वो है एपिसोड जो है उनकी जिंदगी का, वो उनके लेटर्स में है। तो मैं इससे पहले कि तुमसे कुछ साहिर की या फैज की पोइट्री थिएटर के अंदाज में सुनूं, मुझे याद आया कि वो जो टोटल प्रोसेस है वो खुद अपने आप में इतना मजेदार होता है। मैं एक बड़े मजे की बात तुम्हें सुनाता हूँ। हम लोगों के दौर में तो ये था कि पोस्टर्स भी जो थे वो हमें खुद बनाने पड़ते थे अपने यूनिवर्सिटी में लगाने के लिए। तो वो ऐसा हुआ, एक बड़ा मजे का वाकया मुझे याद आ गया कि एक प्ले हम लोग कर रहे थे कैनेडी हॉल में, और उसका नाम था शैतान की खाला। तो उसके जो है वो हम लोगों ने बैठ करके सब पोस्टर्स बना रहे थे। तो उसमें ये हुआ कि साहब हमने लिखा कि वो MM हॉल ड्रामा क्लब प्रेजेंट्स शैतान की खाला, बड़ा बड़ा, और छोटा सा उसमें लिखा चीफ गेस्ट बेगम हाशिम अली, उस वक्त वाइस चांसलर थे। अब जो थे साहब वो हम रात में यूनिवर्सिटी में लगाते फिरे, किसी ने प्रॉक्टर ऑफिस में रिपोर्ट कर दी। अब उसे दूर से नजर ये आ रहा शैतान की खाला बेगम हाशिम अली, समझे? भाई प्रॉक्टर ऑफिस की पूरी टीम जो थी वो, हम कहीं किसी हॉल में थे, वहां पे चिपका रहे थे पोस्टर वोस्टर, तो प्रॉक्टर ऑफिस की पूरी टीम जो थी साहब वो आ गई और राउंड अप किए गए। बड़ी मुश्किलों से जो है वो जान छुड़ा करके वो हम लोग भागे। तो शमीर,
आप मुझे कोई साहिर का या फैज का जो आप वो करते हैं उसका जरा सा सुनाइए, आप उनके पोइट्री जरूर वाले अंदाज में। जरूर जरूर मैं चंद लाइनें आपको साहिर साहब की वो सुनाता हूँ कभी कभी, जो हम्म। ओरिजिनल फिल्म, जो फिल्म में है वो हाँ 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 हाँ। कुछ इस तरह है कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाँव में गुजर न पाती तो शादाब हो भी सकती थी। हम्म, ये तीरती जो मेरी इश्क का मुकद्दर है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी। अजब न था कि मैं बेगाना अलम रहकर तेरे जमाल की रनाइयों में खो रहता। तेरा गुदाज बदन, तेरी नींदबाज आंखें, इन्हीं हसीन फसानों में मैं खो रहता। पुकारती मुझे जब तलखियां जमाने की, तेरे लबों से हलावत ढूंढ भी लेता। हयात चीखती फिरती बरहना सरों में क्या जब बात, मेरी जुल्फों क्या बात, क्या बात, ब्यूटिफुल। और ये तो इमॉर्टल हो गया है। ये अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज जब इसको दी है इस फिल्म में, और अ, ये इसके जो कॉम्पोजिशन है वो तो मेरे ख्याल से इमॉर्टल है। अच्छा तौफीक, 14 वर्ष का वनवास, अभी आपने मुझे बताया कि 14 वर्ष के वनवास के बाद जो है आपने 2018 में दोबारा अपने जी पैशन को जिंदा किया, और अब आप जी। शेक्सपियर की क्लासिकल प्लेज लाइक हैमलेट और एक और मच था अडू वो, अबाउट नथिंग। हाँ हाँ वो कर रहे हैं। तो ये बताइए कि ऑस्ट्रेलिया में क्या आपको साइजेबल ऑडियंस मिल रही है अपने परफॉर्मेंसेस को दिखाने के लिए? और इसी से जुड़ा एक सवाल जो मैंने शमीर से भी पूछा था कि वहां के ऊपर क्या सिर्फ जी। थिएटर करके एक जिंदगी बसर की जा सकती है, या फिर शौक की हद तक ही है और बाकी अपना कमाना पड़ता है अलग से? मुझे भाई, हम अपने आप को जिस कैटेगरी में डालते हैं, हम अपने आप को ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं वी आर द फर्स्ट जनरेशन माइग्रेंट्स। तो हम्म हम फर्स्ट जनरेशन माइग्रेंट्स जो है हमेशा एक डुअलिटी में रहते हैं। एक जो है हमारा दिल जो है वो हिंदुस्तान में रहता है, और जिस्म और जहन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है। तो दिल ये कहता है कि मैं बहुत ही अच्छी जगह पर हूँ, क्योंकि हम्म कंपेयर टू हिंदुस्तान जो सपोर्ट, और मैं जैसे आज शमीर भाई की भी बात सुन रहा था और पहले भी जिस तरह के वाकयात मेरे नजर में आए हैं, इतना मुझे समझ में आया है कि इट इज डेफिनेटली डिफिकल्ट देयर। हम्म यहाँ पर क्या है कि अगर मैं हिंदुस्तान से कंपेयर करूं, सो इट्स अ केक वॉक। जो हम्म स्ट्रगल्स हमारे आर्टिस्ट हिंदुस्तान में गुजरते हैं और जो प्रोडक्शन जिस स्ट्रगल से गुजरती हैं, उससे अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ कोई कोई दिक्कत नहीं है। हम्म हाँ, पर मुझे यहाँ पे, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, तो मुझे यहाँ के बेंचमार्क को यहाँ की इंडस्ट्री से कंपेयर करना पड़ता है। और हम्म उसमें फिर वही आ जाता है कि डिस्पाइट ऑफ ऑस्ट्रेलिया बीइंग अ सोशल वेलफेयर नेशन, डिस्पाइट ऑफ ऑस्ट्रेलिया बीइंग ऑल सपोर्टिव फॉर कल्चर एंड आर्ट्स, दूसरी चीजें जो है इसके ऊपर प्रेसिडेंस ले लेती है, और अक्सर आर्ट्स जो है वो बिल्कुल एंड में जाता है। पर हम्म अब एक जो है मल्टीकल्चरल वेव जो है चला हुआ है, जिसमें अब हमने जो है इस चीज को, ये कहते हैं कि टेकिंग द बुल बाय द हॉर्न्स, तो हमने वो ले लिया है कि हम अपनी स्टोरीज खुद कहेंगे। वी डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अदर स्टोरीज, एज वी डोंट माइंड बीइंग अ पार्ट ऑफ समबडी एल्सेस स्टोरी, बट वी हम्म हैव टू टेक द ओनर्स कि हमें अपनी कहानियां खुद कहनी है। क्योंकि आप अपनी ही कहानी में हीरो हो सकते हो, दूसरी की कहानी में हमेशा साइड हीरो रहोगे। तो इस वजह से जो है, अब आप ये देखें कि पिछले 3 या 4 साल में ही अब हमने महेश दत्तानी का एक प्ले किया था, वेयर डिड आई लीव माय पर्दा। इस बार हमने महेश दत्तानी का एक और प्ले किया था, तारा। उससे पहले जो है हमने वेडिंग एल्बम करके एक प्ले किया था। अभी मैं विक्रम कपाड़िया का प्ले कर रहा हूँ, ब्लैक विद इक्वल। हम्म तो इस तरह के जो है इंडियन प्लेस हो रहे हैं। और आप ये देखें कि द रिवाइवल इज हैपनिंग टू द पॉइंट कि मैं अभी रिसेंटली एक शेक्सपियर के हट के बात कर रहा हूँ। शेक्सपियर तो खैर है ही, आई मीन इट इज अनक्वेश्चनेबली द बेंचमार्क ऑफ व्हाट वेस्टर्न थिएटर इज आज भी। हम्म पर मैं उसके अलावा बात कर रहा हूँ, जैसे अभी रिसेंटली मैंने अ पैसेज टू इंडिया किया था। ई एम फॉस्टर की ओरिजिनल लिखी हुई कहानी है, और उसमें 84 में फिल्म भी बनी थी। तो डेविड वो, लीन, इट्स सर नॉट अबाउट डेविड, द, आई थिंक सर जी डेविड लीन की फिल्म थी जी जी, उसमें। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, हम्म, तो और हम, इट वाज नॉट अबाउट द प्ले इन इटसेल्फ, इट वाज द कंपनी दैट पिक्ड अप दैट प्ले। यहाँ हम्म, पे जिनीशियन थिएटर करके एक कंपनी है जो प्रीडोमिनेटली एंग्लो सैक्सन प्ले करती है। अच्छा। तो उसमें आप ये समझ लें कि मैं जब 2018-19 में गया था यहाँ पर, शुरू की थी मैंने, तो मैंने एक अपने ही डायरेक्टर से पूछा था जिन्होंने मुझे कास्ट किया था।
तो अपने एक प्ले में तो उस वक्त मेरी उनसे गुफ्तगू हो रही थी कि मैं जिनीशियन में ऑडिशन करूं, तो उन्होंने कहा, बहुत ही पोलाइटली कहा कि यार कोशिश मत करो, डिसअपॉइंट हो गए, क्योंकि वो नहीं लेते हैं, वो इस तरह के प्ले नहीं करते हैं जहां आपके लिए कोई कैरेक्टर होगा। 2019 की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा 2021 A Passage to India was being produced by the same company, और उन्होंने थोड़ा सा सेफ प्ले ये किया था कि कोविड के बाद का है, आई डोंट नो पीपल विल रिस्पॉन्ड और नॉट रिस्पॉन्ड, अगर अच्छा जाएगा तो देखेंगे। पर जहां उनकी एवरेज कैपेसिटी, अब उनका जो कैपेसिटी, मैं आपको नंबर्स देता हूँ, इट्स 125 सीट थिएटर, ओके कम से कम 100 साल पुराना थिएटर है वो, केंट स्ट्रीट थिएटर कहा जाता था, अब जिनीशियन हो गया। 17 शोज का उन्होंने सीजन रखा, तो टेक्निकली हमें जो है कुछ 2000 सीट्स, 1800-1900 सीट्स भरनी थी, और वो भी बिल्कुल कोविड के कस्प पर, कि कोविड अभी खत्म ही हो रहा था, वीन आउट ही हो रहा था। तो उन्होंने शायद सेफ प्ले करने के लिए कहा कि चलो एक फ्लॉप शो हो जाएगा, उसके बाद फिर हमने वापस दोबारा चल जाएंगे, हो सकता है वो मेंटालिटी हो जिस वजह से उन्होंने शुरू किया। दे वर सरप्राइज टू सी दैट उनके पिछले जितने भी ट्रैक रिकॉर्ड प्ले के रहे हैं, वी डिड एन एवरेज ऑफ 87% सीटिंग एवरी शो। वाह और वो जब उन्होंने इस चीज को देखा, उनके जबड़े फटे के फटे रह गए कि यार ये देसी कहाँ से आ गए थिएटर देखने। तो वो हक्का बक्का रह गए, बोला यार ये दिस इज समथिंग विच वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि उनकी रेगुलर जो ऑडियंस है वो तो है ही। और एक एग्जाम्पल मैं ये आपको देता हूँ कि उन्होंने एक जो है अगाथा क्रिस्टी का प्ले बहुत पहले किया था, जहाँ पे एक प्रीडोमिनेटली व्हाइट कैरेक्टर था, लेकिन उनको जो है किसी एक ब्राउन एक्टर ने प्ले कर दिया था। उनको फोन आ गया था उनकी ऑडियंस की तरफ से, दिस वाजंट अप द वे इट शुड हैव बीन, आई डोंट थिंक सो इन दैट टाइम दैट स्किन वुड हैव बीन प्रेजेंट इन द यूके। तो हाँ, तो इस तरह आप ये भी एक ऑप्शन था, बट उसके बावजूद आप ये देखें कि प्रोडक्शन कंपनीज आर टेकिंग दैट रिस्क of telling stories which matter. There is a theater company that I work with, जिसे हम लेन कोव थिएटर कंपनी करते हैं, वो चर्च में होती है। और चर्च अगर देखा जाए तो चाहे कितने भी प्रोग्रेसिव हो जाए, वो बहुत ही कंजर्वेटिव, आर्ट्स के कंपेयर में तो फिर भी कंजर्वेटिव ही रहते हैं। लेकिन उन्होंने भी ऐसी थिएटर, ऐसे प्लेस को जो है उन्होंने प्रोड्यूस किया है, which are talking about same-sex couples, they are talking about pedophilia, they are talking about social problems, जिसे हम कहते हैं ना, theater is supposed to comfort the discomfortable and discomfort the comfortable। तो उन्होंने हमारा उसमें साथ दिया है। क्या मेन स्ट्रीम इसका साथ दे रही? साथ देना चाहेगी, लेकिन then we have the cinema, और cinema is a necessary evil for the theater to survive, as much as we all in some form or the other way agree। तो मेरा इसमें यही रहता है कि हाँ, दो जो स्ट्रीम ऑफ थिएटर चल रही हैं यहाँ पे, दोनों में रिस्पॉन्सेज हैं, दोनों की जो प्रोसेस है वो बहुत अलग है, दोनों की स्टाइल ऑफ वर्किंग भी बहुत अलग है। हम अभी भी जब थिएटर कर रहे होते हैं, देसी थिएटर जब करते हैं यहाँ पर, जब हम इंडियन प्लेस करते हैं, तो वही हमारा बॉक्स थिएटर होता है, फ्लैट्स लग रहे होते हैं और पूरा सेट्स बन रहा होता है, वो सारी चीजें कर रही होती हैं। लेकिन जब हम वेस्टर्न थिएटर कर रहे होते हैं, वो सेट्स और प्रोडक्शन जो है वो बहुत आखिर में आता है, एक्टर्स पे फोकस ज्यादा होता है कि एक्टर्स को कितना इस्तेमाल किया जाए। तो ये जो दो अलग अलग ट्रेडिशन एक साथ में यूज करता हूँ, वो मेरे लिए बहुत अच्छी लर्निंग रहती है एज अ पर्सनली, एज एन एक्टर। अच्छा, जो देसी थिएटर आप करते हैं वहां पे, वो अंग्रेजी में करते हैं या ये अपनी 8 out of 10 टाइम्स अंग्रेजी में करते हैं, और ये एक गुमान है हमें इस तरह का कि अंग्रेजी करेंगे तो इंग्लिश लोग आएंगे देखने के लिए, या इंग्लिश नेटिव स्पीकर्स आएंगे देखने के लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आखिर में आते ही सारे देसी हैं और फिर बोलते हैं अरे यार कुछ हिंदी में ही कर लेते, मजा आ जाता, कम से कम तो कुछ सुनाई तो दे देता अपने जैसा। तो अभी जब मैं ब्लैक विद इक्वल जो कर रहा हूँ, इट इज 70% इन इंग्लिश, लेकिन 30% इन हिंदी, मराठी, पंजाबी, वो थोड़ा हल्का सा टच उसमें है, और वो काफी अच्छा जो है मिक्स है इन टर्म्स ऑफ द प्ले। सो दैट इज आल्सो मैं टारगेटिंग। मिस करता हूँ, मैं हिंदी मिस करता हूँ, मैं चाहूंगा कि मैं हिंदी प्लेस करूँ, और यहाँ पे डिमांड भी है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि बहुत दिनों से हिंदी नहीं हुआ। एक ही हमारे एक विपुल भाई करके हैं जो गुजराती में या हिंदी में प्ले कर रहे होते हैं, वरना बाकी अक्सर जो कंटेम्प्रेरी डायरेक्टर्स हैं उन्होंने कहीं ये सोच लिया है अभी अपने दिमाग में कि इंग्लिश करेंगे तो ज्यादा लोग देखने आएंगे, पर वी आर स्टिल टू सी सक्सेस देयर। अच्छा तौफीक, आप जैसे शेक्सपियर के प्लेस करते हो आप, उसमें जो है वो ये होता है कि वही मेलोड्रामा है उसमें थोड़ा सा, उससे फिर इस जॉनरा में स्विच ओवर करने के लिए क्या दिक्कत होती है कि, या फिर आप मुझे भाई ये देखें कि देयर इज द पावर ऑफ ऑडियंस। आज के जमाने में ये है ना कि आप शेक्सपियर भी कंटेम्प्रेरी हो रहा है,
तो फॉर्चुनेटली जिस कंपनी के साथ मैं काम करता हूँ, उस कंपनी का अब ये देखें कि 2 साल बाद उन्होंने एक्चुअली मुझे ऑफर किया है कि बी अ पार्ट ऑफ द कंपनी, डोंट बी अ पर्सन हु इज ऑडिशनिंग एवरी ईयर, क्योंकि मैं 2 प्रोडक्शन उसके साथ कर चुका हूँ। और उनका एसेंस बहुत सिंपल है, हमें शेक्सपियर को म्यूजियम से उठा के सड़क पर लाना है। वाह, ग्रेट, दैट्स तो ग्रेट। अब जब हम शेक्सपियर कर रहे होते हैं, वी आर स्टिल रिस्पेक्टिंग द टेक्स्ट, वी आर स्टिल नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द लैंग्वेज। तो अभी भी जब हमें याद करने पड़ते हैं शुरुआत में डायलॉग, तो समझ नहीं आते प्ले की स्टेजिंग वाले दिन तक कि बोल क्या रहे हैं, लेकिन आ जाता है, इवेंचुअली कैरेक्टर में पहुंच जाते हैं। पर उसमें भी ये होता है कि अब जैसे रिसेंटली मुझे जो रोल उन्होंने दिया था मच अडू अबाउट नथिंग में डॉन जॉन का है, जो लीड एंटागनिस्ट है, जो अक्सर नहीं देखा जाता, अगर टेक्निकली देखा जाए इट इज अ वाइट कैरेक्टर, पर हम यहाँ पे हमने एक नया शुरू किया हुआ है, वी आर डूइंग जेंडर न्यूट्रल एंड कलर ब्लाइंड कास्टिंग। तो अगर वो कैरेक्टर लिखा है, चाहे वो मर्द के लिए लिखा हो या औरत के लिए लिखा हो, जो ऑडिशन उस वक्त जो सूट कर रहा है वो रोल करेगा। सिमिलरली हमने जो है कलर न्यूट्रल जो है कास्टिंग करी है, कि व्हाइट हो या ब्लैक हो या ब्राउन हो या येलो हो, अगर वो ऑडिशन सही कर रहा है तो वो करेगा। तो ये एक वेव ऑफ चेंज आ रहा है कहीं ना कहीं थिएटर को, जो अपने आप में एक डिसरप्टिव मीडियम है, डिसरप्टिव मीडियम को डिसरप्ट करने का। पर the progress and is slow, but it is very steady. I'm very optimistic about the future here. गुड, दैट्स गुड टू नो कि वो उसमें जो है वो आपके जो कन्वेंशनल स्टाइल है शेक्सपियर के, दो शैल नॉट, अब उसको जी जी। उसको अभी देखिए, अभी रिसेंटली मैंने जब किया था, मुझे ये पूरा मोनोलॉग था मेरा, और मुझे 90% ऑफ टाइम बोलना नहीं यानी बोल रहा हूँ मैं, कैरेक्टर में भी बोल रहा हूँ, लेकिन वो होता है ना, इट इज 80% देयर, द 20% फिनेस इज मिसिंग, क्योंकि मैं उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब मुझे लिटरेचर को ट्रांसलेट करना पड़ता है। मैंने कहा भाई ये शेक्सपियर को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके दो भाई। सही बात, बोले भाई इंग्लिश ही है। मैंने भाई हमारी वाली इंग्लिश नहीं है, जरा हमको हल्का करके दे दो। तो उसमें तो कॉम्प्रोमाइज हो नहीं सकता। पर दिस इज वेयर द सपोर्ट इज, बिकॉज नेटिव स्पीकर्स के लिए भी इंटरप्रिटेशन होती है, नेटिव स्पीकर्स भी इसको इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। तो हमारे लिए तो ऑफ कोर्स वी आर नॉट नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स, बट द फैक्ट दैट देयर इज द अपॉर्चुनिटी देयर, आसानी से नहीं मिलेगी, यानी बहुत हसल करना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लासिकल अंग्रेजी भी जो है अब तब्दील हो रही है, तो उसको क्लासिकल अंग्रेजी भी समझने वाले इतने नहीं होंगे जी, जिस जमाने में लिखा गया। पर शेक्सपियर इज डिफरेंट। शेक्सपियर में हम टेक्स्ट में कोई उंगली नहीं करते, यानी टेक्स्ट में आप ये समझ लें कि आज भी जब हम शेक्सपियर की लैंग्वेजेस को उठाते हैं, वही थिक क्लासिकल इंग्लिश ही उठाते हैं और वही हम बोलते हैं। पर आप ये समझ लें कि we have a scene where you have to call the commissioner, तो आप you send for the commissioner। अब ये होता है hey Siri call the commissioner। तो हम उसको उस तरह से मॉडर्न अडेप्टेशन में ले रहे हैं कि it is a modern story, but we are using the classical language, contemporary theater but classical language। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा चले, बिफोर वी वाइंड अप, एक सवाल अलीगढ़ के ताल्लुक से पूछते हैं कि बड़ी फर्टाइल फजा है यहाँ की, बहुत जबरदस्त कल्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन आप ये बताइए कि एनएसडी में नसीर साहब के अलावा कोई दूसरा नाम मुझे नहीं नजर आता, कि जबकि अलीगढ़ और दिल्ली का फासला जो है बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन क्या बात है कि हम एनएसडी क्रैक नहीं कर पाते। और ज्यादातर आप हैं, शमीर हैं या सईद भाई हैं, वो लोग अलीगढ़ छोड़ने के बाद वो अपने थिएटर स्किल्स जो है वो डेवलप करते हैं, और पैरेलल थिएटर कर रहे हैं वो लोग, लेकिन पता नहीं फॉर सम रीजन जो है वो एनएसडी नहीं पहुंच पाते। क्या क्या वजह लगती है? शमीर भाई आप दिल्ली के पास हैं, आप इसका जवाब पहले दें प्रॉब्लम। मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे भाई बिल्कुल मुझे लगता है इसमें कोई शक नहीं है कि अलीगढ़ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर या मौके आपको मिलते हैं वो बेहतरीन है। मतलब कैनेडी में परफॉर्म करना, कैनेडी का स्टेज और सभी कुछ, मतलब इवन दी ऑडियंस बहुत खूब है। लेकिन एनएसडी को लेकर मुझे लगता है कि शायद अवेयरनेस और फोकस बेहतर हो सकता है। कम से कम जब हम लोग ड्रामा क्लब में थे, मुझे लगता है उस वक्त हमारे पास बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी एनएसडी को लेकर, और शायद बहुत ज्यादा लोग थिएटर को फुल टाइम प्रोफेशन कंसीडर कर भी नहीं रहे थे एटलीस्ट उस वक्त में। लेकिन अब मुझे लगता है कि शिरानी भाई ने बहुत जबरदस्त चेंजेस करे हैं। उन्होंने आई थिंक काफी वर्कशॉप वगैरह भी करी है, एनएसडी से कुछ कनेक्ट भी बनाया है। और मुझे एक चीज और ये भी लगती है कि जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर एएनयू के पास है या पोटेंशियल है,
उसको देखते हुए शायद एएमयू में खुद अपना एक एक्टिंग या थिएटर से रिलेटेड स्पेशलाइज्ड कोर्स निकल के आना चाहिए। और हाँ एग्जैक्टली जो खास तौर से जो मास कॉम का जो अब कोर्स वहां पे हो रहा है, तो वो एट पार विद जामिया वो अभी तक नहीं आ पाया, हालांकि काफी साल हो गए हैं, उसमें बड़ा वक्त लग रहा है। मुझे भाई मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा बटन कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज मुझे ये कहनी है कि कहीं ना कहीं हमें इस चीज की जिम्मेदारी खुद भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम और मैं इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एज अ यूनिट ऑफ फैमिली की बात कर रहा हूँ कि एक तो होता है कि थिएटर को या आर्ट्स को वैसे ही हम अक्रॉस द कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड नहीं मानते। आज भी अगर हम कोई यहाँ पे कहते हैं कि यार मैं थिएटर करता हूँ, तो वो लोग भी वही सवाल पूछ रहे थे, अच्छा करते क्या हो वैसे, थिएटर तो करते हो शौक से। तो वो यहाँ पे भी वही टंटे है, यहाँ पे कोई बदले नहीं है, यहाँ पे भी लोगों की मेंटालिटी वहीं पे। तो हिंदुस्तान हो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या अमेरिका हो, अभी भी वही प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम हमारे लिए जो है एएमयू के स्टूडेंट्स के लिए खास तौर से जो है एक लेयर्ड है, क्योंकि एक तो हमारा सोशियो और इकोनॉमिक बैकग्राउंड, क्योंकि अक्सर आप ये देखें कि आज हमने थिएटर को एलिट्स की जागीर बना रखा था बहुत सालों तक। अब जो मूवमेंट चल रहा है उसमें हम उस चीज को चेंज कर रहे हैं। दूसरी चीज ये कि हम जिस फैमिली से गुजरते हैं, हम जिस ट्रेडिशन से गुजरते हैं, एक तो हमें डिस्करेज किया जाता है, एक जगह होता है कि एनकरेज नहीं किया जा रहा है, वो फिर भी वहां पे बंदा कोई कर लेगा, लेकिन हमें जिस तरह से इसको डीमोनाइज किया जाता है इस पूरी इंडस्ट्री को, इस वजह से हम, और ये इसके रिपरकशंस बहुत ज्यादा हैं मुझे भाई, जिस वजह से मुझे बहुत तकलीफ होती है इस चीज की कि हम अपनी टुडे वी, आज हमारा जो प्राइड है वो हमारी कहानियों की वजह से है, जो हमें कहानियां सुनाई गई है। और जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टोरी टेलिंग मीडियम इस वक्त है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो फिल्म हो या थिएटर हो, चाहे वो लाइव परफॉर्मेंस हो, हमें ट्रेडिशनली हमारे घरों ने उनसे दूर रखा है। जिस तरह से हमें बैंकिंग सेक्टर से दूर रखा है हमारे ही माइंडसेट्स ने, हमसे किसी ने ये नहीं कहा कि बैंकिंग सेक्टर में मत जाइए, तो हमने अपने आप को फाइनेंस से दूर रखा है, हमने आपको टेलीविजन से दूर रखा है, अपने आप को जो है स्टोरी टेलिंग से दूर रखा है। और ये एज अ होल कम्युनिटी ये हमें जो है रीथिंक करना पड़ेगा कि वेयर आर वी हेडिंग विद दैट मेंटालिटी। एग्जैक्टली मतलब ये चीज जो है वो बहुत कन्विंसिंगली बतानी पड़ेगी कि भाई नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, और इसमें कोई मेरे ख्याल से दीन के साथ भी कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। आप जैसे आप स्पोर्ट्स एक पूरा फुल फ्लेजेड करियर है, अभी भी अगर कोई बच्चा जैसे अच्छा परफॉर्म करता है, खेलता है, लेकिन प्रायोरिटी यही रहती है कि भाई पहले पढ़ लो, उसके बाद फिर अपना साइड में कर लेना, नौकरी शौकरी करना, फिर उसके बाद अपना ये सब शौक जो है इसको परवान चढ़ाना। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोफाइल शमीर आपका। शमीर जी मेरे ख्याल से मुझे भाई मुझे तो लगता है कि आज तक जो भी कुछ थोड़ा बहुत कर पाए हैं वो एएमयू की वजह से ही है। कुछ चीज़ें तो आप एएमयू में सिर्फ रहने से ही सीख जाते हैं, जैसे कि हिफाज़त ज़बान, और लेकिन कैनेडी हॉल में परफॉर्म करना अपने आप में बहुत कुछ सिखा देता है, और जहाँ तक ड्रामा और थिएटर की बात है मुझे लगता है। और दूसरी बात मैं ये खुशकिस्मती समझता हूँ कि मुझे बड़े अच्छे मेंटर्स मिले जितना वक्त में बाहर रहा है, इवन उसके बाद भी, जितना ताल्लुक अलीगढ़ से है, जैसे अरमान भाई हैं, अनवर भाई हैं, शिरानी भाई, और अब दानिश इकबाल साहब से भी एक राब्ता रहता है। तो ये सारी कुछ जितनी भी चीज़ें मुझे लगता है वो अलीगढ़ की ही देन है। तो तौफीक मैं आई थिंक आई विल सेकंड शमीर भाई इन दस के अलीगढ़ की जो यादें हैं वो उनकी दीवारें या क्लासरूम या कैंटीन से नहीं है, उनमें बैठे हुए लोगों, उनके साथ जो सीनियरों के साथ जो वक्त गुजारा है उनसे बनी हुई है। और अगर वो साथ और वो कॉन्फिडेंस हमें उस वक्त नहीं मिलता, क्योंकि घर से तो ऑफकोर्स नहीं मिलना था, तो आज हम ये नहीं, मैं अपने आप से तो डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आई कुड हैव नेवर थॉट एंड इमेजिन कि मैं स्टेज पे कर रहा हूँ, क्योंकि एक जमाने में मैं अपने आप को खुद को स्टेज शाय समझता था, मेरे लिए मुमकिन नहीं था स्टेज पे जाना। पर आज अगर मैं जो भी करता हूँ उसका पूरा पूरा क्रेडिट जो है वो अलीगढ़ से ही जाता है, क्योंकि फाउंडेशन वहीं से बनी है। इट वाज वंडरफुल, लवली टॉकिंग टू यू गाइस। बहुत मजा आया। आई विश के और थोड़ा सा वक्त हम लोग साथ गुजारते, बट इंशाल्लाह गुजारेंगे किसी और मौके के ऊपर और किसी और मेहमान को बुलाकर। इसलिए आपने आज दो लोगों का जो जिक्र किया, दानिश इकबाल भाई का और सईद आलम साहब का, कोशिश करेंगे कि वो भी थिएटर के ताल्लुक से हम लोग को ज्वाइन करें। तो बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी नेक ख्वाहिशात। आप लोग अपना अपना नाम रोशन करें, अपना यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करें, मुल्क का नाम रोशन करें, कम्युनिटी का नाम रोशन करें। ऑल द वेरी बेस्ट
and thank you for joining. Khuda Hafiz. बहुत शुक्रिया. In July, the New South Wales government did try to close some loopholes, banning deliveries to intoxicated people and requiring customer identity verification. What we're really seeing is there's no way to accurately determine intoxication for somebody who's relatively untrained. Ultimately, we've got to see enforcement that works. Endeavour Group, which owns Jimmy Brings, says the company strives to exceed legal and regulatory compliance.